हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रेविटेशन। यानी आज हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ने वाले हैं, गुरुत्वाकर्षण। और ये गुरुत्वाकर्षण का सेकेंड पार्ट है। हमने एक पार्ट इस पर ऑलरेडी बना दिया है, तो जिन्होंने भी नहीं देखा है वो उस वीडियो को भी देख लें, ठीक है। उस वीडियो में हमने केवल कॉन्सेप्ट बताया था, और आज की वीडियो में हम कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल्स भी सीखेंगे, ठीक है। और ये वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ तक कि कंपटीशन एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। तो जो हम लोग सीखने वाले हैं उसमें हमने पॉइंट बना के लिख दिया है, यही चीज़ें हम लोग सीखेंगे। देखिए, पहला जो पॉइंट हमारा है वो है फ्री फॉल, यानी कि मुक्त पतन क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। दूसरा जो हमारा है वो है एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि गुरुत्व जनित त्वरण क्या होता है। तीसरा जो पॉइंट है वो है डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, यानी कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या अंतर है। और चौथा जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन। और फिफ्थ जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। तो इन्हीं पांचों पॉइंट पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ठीक। तो पहला जो हमारा पॉइंट है वो है फ्री फॉल। तो फ्री फॉल क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। फ्री फॉल क्या होता है कि मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट या बहुत सारी ऑब्जेक्ट केवल गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में गिरती हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं, तो उसमें जो गति होती है उसको हम कहते हैं मुक्त पतन, ठीक। क्या है कि जब वस्तुएं केवल और केवल किसके प्रभाव से गिरती हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट में आके जब वस्तुएं गिरती हैं केवल और केवल, ठीक, तो हम क्या कहेंगे कि उसकी गति को हम कह देते हैं मुक्त पतन, यानी कि फ्री फॉल, ठीक। तो ये देखिए, अब हम इसको हिंदी में अच्छे से बता देते हैं। होता क्या है कि पृथ्वी की जब वस्तुएं पृथ्वी की ओर केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में गिरती हैं, तो वस्तुओं की ऐसी गति को क्या कहते हैं, फ्री फॉल, यानी कि मुक्त पतन कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा फ्री फॉल में। अब आगे चल रहा है, ठीक। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या है, एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि गुरुत्वीय जनित त्वरण। ये क्या होता है, तो ये है कि किसी वस्तु पर, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हमने यहाँ 3 पॉइंट लिख दिया है, इसी 3 पॉइंट में आपका पूरा डिफिनीशन बन जाएगा, ठीक है। फिर भी हम बोलते हैं क्या है, पहला ऑब्जेक्ट रहेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक। और वह ऑब्जेक्ट किसके, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि गुरुत्वाकर्षण, यानी कि गुरुत्व बल के कारण, ठीक है। किसी वस्तु में गुरुत्व बल के कारण प्रोड्यूस एसिलरेशन, यानी कि प्रोड्यूस एसिलरेशन का मतलब होता है कि जो त्वरण उत्पन्न होता है, ठीक। पहली बात क्या रहेगी, ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट में किसके कारण त्वरण उत्पन्न होगा, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। और जब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, एसिलरेशन, तो उसे हम कहते हैं एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसके मीनिंग में ही छुपा, देखो यहाँ एसिलरेशन यानी कि त्वरण, ठीक है। ड्यू किसके कारण, ग्रेविटी के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसी को कहते हैं एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो क्या हुआ, इसका हिंदी में कैसे पढ़ेंगे कि किसी वस्तु पर गुरुत्व बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्व जनित त्वरण कहते हैं, ठीक है। और इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है, तो इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। और ये जो स्मॉल जी होता है ये वस्तु के आकार, वस्तु की आकृति, वस्तु के द्रव्यमान आदि पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। इस पर निर्भर नहीं करता है कि उसका आकार कैसा है, उसकी आकृति कैसी है, उसका द्रव्यमान कैसा है, ठीक है। इस पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन पृथ्वी की सतह पर विभिन्न स्थानों पर जी का मान क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, कि किसी वस्तु पर गुरुत्व बल के कारण, ये वस्तु है, ठीक, ये वस्तु है, वस्तु में गुरुत्व बल के कारण क्या उत्पन्न हो रहा है, एसिलरेशन, तो उसे हम कहेंगे एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी,
ठीक। अब हमारा थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है हमारा डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, कि यानी कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या अंतर होता है। तो पहला अंतर तो मान का ही होता है। स्मॉल जी का मान होता है 9.8, ठीक है, या कहीं कहीं 9.9 भी लिया जाता है, 9.81 होता है कहीं कहीं, और कहीं कहीं 10 लिया जाता है, ठीक है। तो अभी ऐसे याद करिए कि स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है? 9.8। कैपिटल जी की वैल्यू क्या होती है? तो कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। पहला अंतर ये हो गया कि इनका मान अलग अलग है, ठीक है। और दूसरा अंतर जो है इनके मात्रक में है। इसका जो मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर स्मॉल जी का, और कैपिटल जी का मात्रक होता है न्यूटन मीटर प्रति किग्रा स्क्वायर, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट क्या है? इनका जो मान है वो अलग अलग, साथ में इनके मान बदलते रहते हैं। स्मॉल जी का जो मान होता है वो पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पे अलग अलग होता है, लेकिन जो कैपिटल जी का मान होता है ये बदलता नहीं है, ठीक है। केवल स्मॉल जी का मान बदलता है, लेकिन कैपिटल जी का मान नहीं बदलता है, ठीक। साथ में बात करें राशि की, तो स्मॉल जी जो है वो सदिश राशि है, और कैपिटल जी जो है वो क्या है? अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि स्मॉल जी के लिए क्या चाहिए आपको? परिमाण भी चाहिए और दिशा भी चाहिए, लेकिन कैपिटल जी के लिए केवल और केवल परिमाण चाहिए, ठीक। इसलिए ये अदिश राशि है और स्मॉल जी क्या है? सदिश राशि है, ठीक। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो फोर्थ पॉइंट था वो था क्वेश्चंस का। तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला जो क्वेश्चन हमारा है वो है 10 किग्रा द्रव्यमान के दो पिंड, यानी दोनों दो पिंड हैं और दोनों का द्रव्यमान क्या है? 10 किग्रा यानी 10 kg, ठीक है। एक दूसरे से, तो एक दूसरे से कितने सेंटीमीटर दूर है? 100 सेंटीमीटर दूर है। तो कह रहा है दोनों के आकर्षण बल ज्ञात करिए, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात करिए, ठीक। अब दिया क्या है क्वेश्चन में, ये लिखेंगे ना। तो क्या दिया है? दिया है हमें द्रव्यमान दोनों का सेम सेम है ना, दो पिंड 10 kg, यानी कि M1 M2। पहले का द्रव्यमान M1 और दूसरे का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? M2, M1 M2। अच्छा कितना है? तो 10 kg है, ठीक है। तो ये हो गया। और क्या दिया है? दूरी 100 सेंटीमीटर दूर है ना, तो दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं? R से, ठीक है। तो R बराबर क्या दिया हुआ है? 100 सेंटीमीटर। लेकिन लेना हमें किस में है? मीटर में लेना है, सेंटीमीटर में नहीं। किस में लेना है? मीटर में। तो हमने क्या किया? सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट कर दिया? मीटर में। तो 100 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 मीटर, ठीक। अब हमें निकालना है आकर्षण बल, तो फॉर्मूला लगाएंगे ना। तो फॉर्मूला F बराबर क्या होता है? G M1 M2 अपान क्या होता है? R स्क्वायर। तो G की वैल्यू होती है 6.67, M1 की वैल्यू 10, M2 की वैल्यू भी 10, और R की वैल्यू 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ देखिए हमने सॉल्व किया है, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ रख दिया है ना मान, कि स्मॉल जी का मान रख दिया है 6.67 10⁻⁻11 इंटू M1 M2 यानी कि 10 इंटू 10 और अपान 1 का स्क्वायर। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6.67 10⁻⁹ न्यूटन, ठीक। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं कि कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है। पहला कि इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो है हमारा वो है केपलर्स लॉ। केपलर ने ग्रहीय गति संबंधी कुछ नियम दिए हुए हैं। हमने लिख दिया है कि ग्रहीय गति संबंधित नियम। केपलर ने ग्रहीय गति संबंधी नियम दिए हैं कि ग्रह जो है वो किस प्रकार से गति करते हैं, ठीक है। सूर्य के परितः ग्रह कैसे गति करते हैं इसके बारे में इन्होंने बताया है, ठीक। अब रही बात ग्रह की खोज किसने की है, तो ग्रह की खोज कापरनिकस ने किया है। किसने किया है? कापरनिकस ने। लेकिन ग्रहों की गति संबंधी जो बातें हैं वो किसने बताई हैं? केपलर जी ने, ठीक है। तो केपलर ने 3 ग्रहीय गति संबंधी नियम दिए हैं। पहला जो है वो क्या होता है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में
घूमता है या गति करता है। ठीक है, यानी कि क्या कहा इन्होंने, पहला नियम कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में गति करता है। ठीक है, और उसके बाद से क्या कहा इन्होंने, साथ में ये भी कहा कि सूर्य इसके क्या होता है, फोकस पर, यानी कि सूर्य क्या होता है, इनके फोकस पर स्थित होता है। दूसरा नियम इन्होंने कहा कि ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा क्या है, ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। ठीक है, और तीसरा नियम क्या दिया है कि किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग, यानी टी का जो वर्ग होता है वो ग्रह की सूर्य से औसत दूरी जो होती है एल, जिसको लेते हैं कि घन के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये होता है आपका कैप्लर्स के ग्रहीय गति संबंधी नियम। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ। इसमें हमने लिख रखा है कि जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, उसके महत्व क्या क्या है। ठीक है, तो पहला महत्व तो यही है कि गुरुत्व बल के कारण पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल विद्यमान है। ठीक है, गुरुत्व बल के कारण क्या है, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल विद्यमान है। दूसरा यह है कि गुरुत्व बल के कारण ही पृथ्वी की सतह पर प्राणियों का चलना संभव हो पाता है। ठीक है, और तीसरी बात यह है कि चंद्रमा और सूर्य के कारण क्या होता है, ज्वार भाटा आता है। नाम सुना ना आप लोगों ने, ज्वार भाटा, तो चंद्रमा और सूर्य के कारण ही क्या होता है, ज्वार भाटा आता है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है।